महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की जीत की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। लेकिन यह सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी थी। आपने जरूर सुना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान वीर थे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो वीर क्यों थे? और सिर्फ शिवाजी ही नहीं, बल्कि पूरे मराठों के खून में वीरता दौड़ती थी। आज हम जानेंगे कि मराठों ने स्वराज्य के लिए अपनी वीरता कैसे दिखाई। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं इस ऐतिहासिक सफर पर। कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सेंचुरी से। उस वक्त डेक्कन प्लेटो पर आदिल शाही सल्तनत और मुगल साम्राज्य का राज था। उस समय आम लोगों से भारी टैक्स वसूल किए जाते थे। मुगल और आदिल शाही के अधिकारी इतने कठोर थे कि अगर फसल खराब हो जाती और किसान के पास खाने को भी मुश्किल से बचता था, तब भी टैक्स माफ नहीं किया जाता था। और जब युद्ध होता था और किसी गांव से सेना गुजरती थी, तो वो अक्सर गांव को लूट लेती थी, अनाज ले लेती थी। इससे गांव के लोग और ज्यादा गरीब हो जाते थे। टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी भी कई बार लोगों से एक्स्ट्रा पैसा या अनाज जबरदस्ती ले लेते थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आंखों के सामने करप्शन हो रहा हो, और लोगों की सुरक्षा जैसी कोई चीज भी नहीं थी। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन उस समय कमजोर लोगों को अक्सर दबा दिया जाता था। तो ये सब आखिर हो क्यों रहा था? जवाब है उदासीनता और सत्ता की भूख। मुगल और आदिल शाही शासकों को आम लोगों की जिंदगी की ज्यादा परवाह नहीं थी। उनकी परवाह थी सिर्फ पैसा और सत्ता की। और ऐसे में पुणे के पास सह्याद्री की पहाड़ियों में एक नई चिंगारी सुलग रही थी, जो आगे चलकर लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पहली बड़ी जीत 1645 में हासिल की थी, जब सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चतुराई से तोरना किले पर कब्जा कर लिया। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलने में व्यस्त होते हैं, उस उम्र में एक बालक किले पर कब्जा कर रहा था। मतलब इतनी छोटी उम्र से ही उनमें असामान्य वीरता और हिम्मत थी। मराठों की सबसे बड़ी ताकत उनका लड़ने का तरीका था, जिसे हम आज गणिमी कवा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। मुगलों के पास बड़ी फौज थी, भारी तोपें थीं, लेकिन मराठों को अपनी जमीन, अपने रास्तों और पहाड़ियों का पूरा ज्ञान था। मतलब उन्हें अपने इलाके की पूरी जानकारी थी। मराठे मुगलों को अचानक हमला करते और जंगल में छिप जाते, और जब दुश्मन उनका पीछा करता तो मराठे उसे थका देते और उनकी सप्लाई लाइंस, जहां से उनका खाना, हथियार और जरूरी सामान आता था, काट देते। इस तरह वो बिना बड़ी लड़ाई लड़े ही जीत हासिल कर लेते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1659 की प्रतापगढ़ की लड़ाई है, जब अफजल खान, जो आदिल शाही का एक बहुत बड़ा सेनापति था, शिवाजी महाराज को पकड़ने के इरादे से आया। उसने बातचीत का नाटक किया, लेकिन महाराज पहले से ही तैयार थे। उस दिन वाघ नख और बिछवा का इस्तेमाल हुआ और मराठा इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा गया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि स्वराज्य के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। फिर आता है 1674 का साल। यह मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। जानता हूं आपको राज्याभिषेक शब्द थोड़ा कठिन लग रहा होगा, समझते हैं इसे आसान शब्दों में। उस दिन उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। छत्रपति यानी सार्वभौम राजा, एक ऐसा शासक जो किसी दूसरे साम्राज्य के अधीन न हो। उस राज्याभिषेक से पहले लोग उन्हें ज्यादातर शिवाजी राजे या शिवाजी भोसले के नाम से जानते थे, लेकिन उस दिन शिवाजी एक इंडिपेंडेंट हिंदू राजा के रूप में स्थापित हो गए, और उस दिन से उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाने लगा। मराठा शक्ति अब सिर्फ एक विद्रोह नहीं रही थी, अब एक संगठित और स्वतंत्र राज्य बन चुकी थी, और हिंदवी स्वराज्य का आइडिया यानी लोगों का अपना राज ऑफिशियली स्थापित हो गया। तो आसान शब्दों में राज्याभिषेक का मतलब होता है ऑफिशियल कॉरोनेशन, यानी किसी शासक को धार्मिक और राजनीतिक रूप से फॉर्मली राजा घोषित करना। अब ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक आधिकारिक और स्वतंत्र राज्य था। इस किताब सभासद बखर, जो एक कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल है, के मुताबिक शिवाजी महाराज का मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि हिंदवी स्वराज्य यानी अपने लोगों का अपना राज स्थापित करना था, जहां किसान और व्यापारी सुरक्षित रह सकें। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपने राज्य को चलाने के तरीकों को इतना मजबूत बनाया कि आज भी हिस्टोरियंस उसकी तारीफ करते हैं।
उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, फाइनेंस और न्याय जैसे जरूरी काम संभालती थी। ये सारे मंत्री अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए थे, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा शिवाजी महाराज का होता था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही समझदार और कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। लेकिन दोस्तों, एम्पायर बनाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठों पर सबसे मुश्किल वक्त आया। जब मुगल बादशाह औरंगजेब को उनकी मौत की खबर मिली, तब उसने मराठों को कुचलने का योजना बना लिया। उसने पूरी ताकत लगा दी मराठों को खत्म करने के लिए। यहाँ आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज का बेटा समझते हैं, लेकिन वो खुद भी एक महान योद्धा थे। उन्होंने लगभग 9 साल तक मुगल बादशाह औरंगजेब का सामना किया, लेकिन 1689 में संभाजी महाराज और उनके विश्वसनीय सहयोगी कवि कलश को पकड़ लिया गया। उन्हें कठोर टॉर्चर दिया गया, कई दिनों तक शारीरिक सजा दी गई। फिर भी उन्होंने कभी भी इस्लाम कबूल करने या अपने किलों की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश को शहीद कर दिया गया। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार अगर संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने झुकना चुना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान से ज्यादा धर्म और स्वराज्य की इज्जत को चुना। यही वो वीरता थी जो मराठों के खून में दौड़ती थी। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी महाराज की मौत से मराठा शक्ति टूट जाएगी, लेकिन उस दिन एक राजा नहीं मरा था। उस दिन मराठा प्रतिरोध और भी ज्यादा भड़क उठा था। संभाजी के बाद एक और महान महिला का नाम आता है, महारानी ताराबाई। जब मराठा साम्राज्य मुश्किल में था और सब कुछ टूटने जैसा लग रहा था, तब उन्होंने हिम्मत से लीडरशिप संभाली। उन्होंने मराठा सेना को नेतृत्व किया और औरंगजेब के मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उनकी लीडरशिप की वजह से मराठा साम्राज्य बिखरने से बच गया। अब बात करते हैं 18वीं सेंचुरी की, जब मराठा शक्ति अपने शिखर पर थी। ये वही समय था जब पेशवाओं का दौर शुरू हुआ। इन्हीं में से एक थे बाजीराव द फर्स्ट, जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। वो मराठा सेना के एक महान सेनापति थे और इतिहास के सबसे बेहतरीन कमांडर्स में उनका नाम आज भी लिया जाता है। उन्होंने कहा था, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब था कि अगर सीधा दिल्ली पर वार किया जाए तो मुगल पावर अपने आप घिर जाएगी। 1737 में पेशवा बाजीराव द फर्स्ट ने अपनी सेना के साथ सीधा दिल्ली के दरवाजों तक धावा बोल दिया। भोपाल की लड़ाई में उन्होंने मुगलों और उनके एलाइज को बुरी तरह हरा दिया। इस वक्त तक मराठा झंडा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अटोक तक लहराने लगा था। 1758 तक मराठों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया था। ये वो दौर था जब मराठा एम्पायर मुगल एम्पायर से भी ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली ताकत बन चुका था। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा ऊपर ही नहीं बढ़ता, कभी कभी उसमें बहुत बड़ी गिरावट भी आती है। 14 जनवरी 1761 ये वो तारीख है जो मराठा इतिहास में कभी नहीं भूली जा सकती। इस दिन हुई थी 3rd बैटल ऑफ पानीपत, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच एक भयानक टकराव। ये सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 बड़ी ताकतों का सीधा टकराव था। इस युद्ध में मराठों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हजारों मराठा योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। विश्वासाराव, जो बालाजी बाजीराव के बेटे थे, वो भी इस लड़ाई में शहीद हो गए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर इस युद्ध में मराठों जीत जाते तो शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया पर अपना कब्जा जमाने में इतनी आसानी नहीं होती। पानीपत की हार ने मराठा शक्ति को कुछ समय के लिए जरूर रोक दिया, लेकिन उसे कभी खत्म नहीं कर पाई। पानीपत की हार के बाद भी मराठों का हौसला जिंदा रहा। यहां से कहानी में एंट्री होती है 2 महान लीडर्स की, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। इन दोनों ने मिलकर दोबारा मराठा कॉन्फेडरेसी को संभाला और उसे फिर से खड़ा किया। महादजी सिंधिया ने नई और पावरफुल तोपों और बेहतर ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके मराठा सेना को मजबूत बनाया। धीरे धीरे मराठों ने फिर से नॉर्थ इंडिया में अपनी ताकत और प्रभाव जमा लिया। और हाँ, जब हम मराठा इतिहास की बात करते हैं तो सिर्फ मर्दों की ही बात नहीं करनी चाहिए। मराठा महिलाओं ने भी बराबरी का योगदान दिया, जैसे अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि कई मंदिर बनवाए, सड़कें और घाट बनवाए और एडमिनिस्ट्रेशन को इतना मजबूत बनाया कि उनके राज को अक्सर गोल्डन एरा कहा जाता है। उनकी वीरता और समझदारी आज भी लोगों के लिए मिसाल है। एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है मराठा नेवी। हाँ, मराठों के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स भी थी। कान्होजी आंग्रे,
जो मराठा नेवी के एडमिरल थे, उन्होंने अरेबियन सी में ब्रिटिश और पुर्तगाली दोनों को कई बार टक्कर दी और हराया भी। 1700 से 1750 के बीच समुद्री इलाके पर असल में उनका ही कंट्रोल था। ब्रिटिश लोग उनसे इतने डरते थे कि वो उन्हें एंग्रिया कहकर बुलाते थे। दरअसल कान्होजी आंग्रे का आंग्रे उनके एक्सेंट में सही से बोलना मुश्किल था, इसलिए ब्रिटिश लोग उसे बदलकर एंग्रिया कहने लगे। ये दिखाता है कि मराठों सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी उतने ही ताकतवर थे। उन्होंने समुद्री व्यापार की सुरक्षा की और फॉरेन पावर्स को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया। अब मैं अपनी एक पर्सनल राय शेयर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से मराठा एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों से उनका गहरा संबंध था। शिवाजी महाराज ने शुरुआत से ही किसानों और आम लोगों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। जब किसी राज्य की जड़ें लोगों से जुड़ी होती हैं तो अगर वो गिर भी जाए तो फिर से खड़ा हो सकता है। पानीपत के बाद मराठों गिरे लेकिन वो वापस आए। मुगल गिर गए और वो वापस नहीं आ पाए, क्योंकि मुगल राज करने आए थे और मराठा लोगों की सेवा करने के लिए खड़े थे। मराठों ने स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया और स्थानीय संस्कृति का सम्मान किया, इसीलिए आम आदमी हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन हर साम्राज्य की तरह मराठा साम्राज्य में भी कुछ कमजोरियां थीं। 18वीं सेंचुरी के एंड तक मराठा सरदारों के बीच आपस की लड़ाई बढ़ने लगी थी। सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ जैसे सरदारों के बीच तालमेल की कमी ने ब्रिटिशर्स को फायदा उठाने का मौका दे दिया। इंटरनल पॉलिटिक्स और आपस की तकरार ने धीरे धीरे उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। 1817 से 1818 में एंग्लो मराठा वॉर्स हुई। इन लड़ाइयों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। पेशवा बाजीराव II को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा और इसी के साथ मराठा साम्राज्य का ऑफिशियल अंत हो गया। 1818 की यह घटना बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स की पावर धीरे धीरे पूरे इंडिया में मजबूत हो गई। लेकिन क्या यह सच में अंत था? नहीं। मराठों ने ब्रिटिशर्स को यह सिखा दिया था कि इंडिया पर राज करना आसान नहीं है। 1857 की क्रांति में भी कई मराठा सरदारों ने हिस्सा लिया। नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे, जो मराठा लेगेसी से जुड़े हुए थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की नींदें उड़ा दी थी। तात्या टोपे की गुरिल्ला टैक्टिक्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसे शिवाजी महाराज ने सिखाई थी। उन्होंने दिखाया कि भले ही साम्राज्य खत्म हो गया हो, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, अगर हम कंक्लूड करें तो मराठा इतिहास सिर्फ लड़ाई झगड़ों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये उस जज्बे की कहानी है जो हमें बताती है कि एक छोटा सा इंसान भी अगर ठान ले तो बड़े से बड़ा साम्राज्य हिला सकता है। शिवाजी महाराज ने इसकी नींव रखी, संभाजी महाराज ने अपने खून से इसे सींचा, ताराबाई ने इसे हिम्मत दी, बाजीराव ने इसे विशाल बनाया और अहिल्याबाई ने इसे सामाजिक रूप दिया। हर एक का योगदान बराबर मायने रखता है। आज के टाइम में जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो मराठा का योगदान कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुगल एक्सपेंशन को रोका, साउथ इंडिया में हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोटेक्ट किया और ब्रिटिशर्स को दिखाया कि इंडिया गुलाम बनने के लिए नहीं बना है। उनकी समुद्री शक्ति ने भी यह साबित किया कि भारत समुद्री व्यापार में भी प्रभावशाली हो सकता है। हिस्ट्री को सिर्फ रट्टा नहीं लगाना चाहिए, उसे समझना चाहिए। मराठों की स्ट्रैटेजीज आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। उनकी वीरता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। जब भी आपको लगे कि परिस्थिति कठिन है तो मराठा इतिहास को याद करना। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।